हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अर्बन गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया में अर्बन गवर्नमेंट का डेवलपमेंट, उसकी हिस्ट्री बिफोर इंडिपेंडेंस भी उतनी ही रिच रही है जितनी आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें देखने के लिए मिलती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1992 में, हम उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अर्बन लोकल बॉडीज, जो भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। मेजर्स टू स्ट्रेथन अर्बन गवर्नेंस, क्राइटेरिया फॉर म्यूनिसिपलाइजेशन फॉर द यूएलबी। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज, फंक्शंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। स्टे विथ मी टिल लास्ट। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बिकॉज जो भी नए वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उन सभी के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ एंड नोट्स भी अवेलेबल होते हैं। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। Municipal governance in India was first introduced in 1687 when the Madras Municipal Corporation was formed. तो पहला जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो हमें 1687 में मद्रास में देखने के लिए मिलता है। ठीक है। इसके बाद कैलकाटा एंड बॉम्बे, ये दो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनते हैं 1726 में। ठीक है। In 1850, the Improvements in Towns Act was passed by the Government of India that established a system of councillors and gave them administrative authority. Subsequently, Lord Mayo's resolution of 1870 में जो लॉर्ड मायो का रेजोल्यूशन आया था बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूटेड द सिस्टम ऑफ सिटी म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है। और इसके साथ ही इन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, दैट इज फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। 1870 में लॉर्ड मेयो का जो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था, इसका आप सिस्टम ऑफ सिटी म्यूनिसिपैलिटीज भी कह सकते हैं, और एंड कॉल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट टू लीड देम, ये सारी चीज़ें लॉर्ड मायो के रेजोल्यूशन से आई थी 1870 में। इसके बाद लॉर्ड रिपन का रेजोल्यूशन आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए 1882 में, जिसने एक आउटलाइन क्रिएट किया एंड स्ट्रक्चर ऑफ म्यूनिसिपल गवर्नेंस इन इंडिया। इट इंट्रोड्यूस्ड अ टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस टू इंक्रीज गवर्नेंस एफिशिएंसी थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फंक्शंस। तो इन्होंने पहली बार बात की है फंक्शंस की डिसेंट्रलाइजेशन की, बेस्ड ऑन द 1918 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड report. The Government of India Act 1919 introduced the system of diarchy. आप सभी ने पढ़ा है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वेयर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स बिटवीन द स्टेट एंड लोकल बॉडीज डिफर। जहाँ पर स्टेट और लोकल बॉडीज के बीच में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पावर्स है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बट कन्फर्म टू द सेम ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न। इसके साथ ही अगर हम लॉर्ड रिपन के इस रेजोल्यूशन को मैग्ना कार्टा कहें तो गलत नहीं होगा। ठीक है। तो लॉर्ड रिपन का ये जो रेजोल्यूशन है, ये लोकल गवर्नमेंट के लिए एक मैग्ना कार्टा था, मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। और लॉर्ड रिपन को हम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो 1907 में एक रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन अपॉइंट हुआ, जिसने 2 साल के बाद यानी कि 1909 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। ठीक है। और इस कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो हॉब हाउस थे, इसको भी आप देख लीजिए।
इस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो हॉब हाउस थे। हॉब हाउस का नाम सुना है आपने? देन द डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट ऑफ 1920 आता है। ट्रांसफॉर्म द म्यूनिसिपल काउंसिल्स इनटू इलेक्टेड बॉडीज एंड ग्रांटेड देम पावर्स टू फ्लैश आउट देयर ओन बजट। ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 brought local government within the purview of the state or provincial government and granted them enhanced powers। 1935 के एक्ट के थ्रू जो लोकल गवर्नमेंट है इसको एक प्रोविंशियल और सब्जेक्ट घोषित कर दिया गया था। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं बिफोर इंडिपेंडेंस। अब आते हैं हम 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की तरफ, इसके बारे में बात कर लेते हैं। Prior to 1992, Indian local government did not have a constitutional status but only a statutory status under state law। पहले सिर्फ स्टेट लॉ के अंदर आता था। 74th Amendment Act has added a new part 9A to the Constitution of India। ये सारी चीजें हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक। This part is entitled as municipalities and consists of provisions from Article 243P to 243ZG। 243 ये सिंगल ऐसा आर्टिकल है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट का, जिसमें पंचायतों के सब्जेक्ट्स भी आते हैं जो 29 सब्जेक्ट्स हैं। म्यूनिसिपैलिटीज के जो सब्जेक्ट्स हैं 18 सब्जेक्ट्स हैं वो भी इसमें आते हैं। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ है ना, इसमें यहाँ पर एक और पार्ट ऐड हुआ है 9A। ठीक है, जिसमें पंचायतों के बारे में, जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनके बारे में बात की गई है। एक शेड्यूल ऐड की गई है जिसको हम 12th शेड्यूल कहते हैं। ठीक है, 11th शेड्यूल में क्या है? 11th शेड्यूल में पंचायतों के बारे में बात की है और 12th शेड्यूल में जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनके बारे में बात की गई है। कितने सब्जेक्ट्स के बारे में बात की गई है यहाँ पर? 18 सब्जेक्ट्स। म्यूनिसिपल रेवेन्यू, 5 सोर्सेज की बात कर लेते हैं अर्बन लोकल बॉडीज की, जहाँ से उनको जो रेवेन्यू है वो उनका जनरेट होता है। 5 सोर्सेज हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। फर्स्ट इज टैक्स रेवेन्यू, जो टैक्स वो लगाते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू, ग्रांट्स, डेवोल्यूशंस एंड लोन्स। ये 5 यहाँ पर इनकम ऑफ सोर्सेज आप इनको कह सकते हैं अर्बन लोकल बॉडीज की, जहाँ से उनको जो फाइनेंस है वो मिलता है। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अर्बन लोकल बॉडीज, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो लोकल बॉडीज फेस करते हैं आजकल, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज डिपेंडेंस ऑन इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसपोर्ट्स। जो लोकल बॉडीज होते हैं ना, इनका जो मेजर सोर्स क्या होता है कि जो गवर्नमेंट इनको एड दे रही है, ठीक है, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, मैंने आपको पढ़ाया है, स्टेट फाइनेंस कमीशन है, ये इनको फंड देता है। कहाँ से देता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, यहां से इनको फंड मिलता है लोकल बॉडीज को। ठीक है, तो वो उस पर ही डिपेंड रहते हैं। दूसरा जो मेजर सोर्स है वो होता है इनका टैक्सेस, एक्यूट शेयर इन रेवेन्यू। जो मेजर सोर्स है इनका वो टैक्स है। अब जितना वो टैक्स लगाते हैं जो अर्बन गवर्नमेंट है, म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं या म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, ये जितना भी टैक्स लगाते हैं उससे ज़्यादा जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इनका जो रेवेन्यू है वो उसी में खर्च हो जाता है, और एक्स्ट्रा के लिए ये गवर्नमेंट से डिमांड नहीं कर पाते हैं, और अगर डिमांड करते भी हैं तो मोस्टली वो डिमांड इनकी एक्सेप्ट नहीं होती है, और ये सर्विसेज को भी कम करने में झिझकते हैं, जिससे कि इनके जो वोटर्स हैं वो नाराज ना हो जाए। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, इसका मतलब ये है कि किसी तरह की प्लानिंग के बिना यहाँ पर जो नगरीकरण है वो किया जा रहा है, अर्बनाइजेशन किया जा रहा है। जो बिल्कुल बंजर जगह हैं वहाँ पर लोगों को बसाया जा रहा है। पानी की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हॉस्पिटल्स नहीं है पास में, स्कूल कॉलेज नहीं है, पार्क नहीं है, तो जो बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं वो नहीं है। आपने देखा है कि जो गांव की जो ज़मीनें होती हैं वहाँ पर नई नई कॉलोनी, नई नई सोसाइटी बसाई जा रही है। बेसिक नीड्स की जो चीज़ें हैं, स्कूल है, हॉस्पिटल है, वहाँ से कई किलोमीटर दूर होते हैं, तो कोई भी यहाँ पर प्लानिंग नहीं है। एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है यहाँ पर।
स्टेट गवर्नमेंट कई तरीके से अर्बन लोकल बॉडीज के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करती है, और ये कंट्रोल लेजिस्लेचर भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकता है, या फाइनेंशियल तो होता ही है। तो तीनों ही तरह से यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट है उसको स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करती है। दूसरा ये भी है कि जो लोकल गवर्नमेंट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो स्टेट लिस्ट में आते हैं। तो ये भी इसका एक रीज़न हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट ही उनके लिए लॉ बनाता है। जैसे कि यूपी में जितने भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं और बाकी जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, तो इन सभी से रिलेटेड जो भी कानून बनाए जाएंगे, जो पंचायती राज से रिलेटेड बनाए जाएंगे, वो यूपी गवर्नमेंट बनाएगी। या महाराष्ट्र में जो म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए जो कानून बनाए जाएंगे, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट बनाएगी। तो ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो इसका ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लोकल गवर्नमेंट के ऊपर अपना कंट्रोल बनाकर रखती है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज। एजेंसीज यानी कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर बहुत सारे हैं। अब आप डिपार्टमेंट्स देखिए कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हुआ, आपका वाटर सप्लाई बोर्ड हुआ, ठीक है, और पीडब्ल्यूडी हुआ, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर। इन सभी डिपार्टमेंट्स को यहाँ पर जो भी फंड इनको मिलता है ना, लोकल गवर्नमेंट को, वो इन सभी डिपार्टमेंट्स को देना होता है, इन सभी डिपार्टमेंट्स में बांटना होता है। तो वैसे ही खर्च हो जाता है, और जो मेन सोर्स है, मेन जो काम है, वो नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये भी इनका एक प्रॉब्लम है कि भाई जो फाइनेंस है वो कम इनको पूरा नहीं होता है, और एक तरह से इनसफिशिएंट ही बना रहता है। लो लेवल ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन। इसका मतलब ये है कि लोग लोकल गवर्नमेंट में इतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। वो अपने आसपास की प्रॉब्लम से अवेयर होने की कोशिश नहीं करते हैं। उनको लगता है कि लोकल लेवल पर एजुकेशन का लेवल उतना नहीं है, उतना ज़्यादा उनको एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा, या फिर उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हैं जितनी बड़े लेवल पर है। तो ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम्स जो है वो रूट से शुरू होती हैं। ठीक है, जहाँ लोकल गवर्नमेंट है वही बेस है, तो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती हैं। गरीबी है वो भी रूट से शुरू होती है। तो आप पहले अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को दूर करिए, बड़ी प्रॉब्लम्स अपने आप दूर हो जाएंगी। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो लोकल गवर्नमेंट में हो, स्टेट गवर्नमेंट में हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, या फिर ग्लोबल लेवल पर हो। अब डिस्कस करते हैं क्राइटेरिया फॉर म्यूनिसिपलाइजेशन ऑफ द यूएनबीज। तो अर्बन लोकल बॉडीज के लिए क्या क्राइटेरिया यहाँ पर डिसाइड किए गए थे? तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ था, तो इसमें 3 टाइप्स ऑफ यूएलबीज हैव बीन क्लासिफाइड अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 243Q। ठीक है, द 74th CAA लिस्ट 5 क्राइटेरिया फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द यूएलबीज। ये 5 क्राइटेरिया क्या है जिनके थ्रू म्यूनिसिपलाइजेशन यानी शहरीकरण होना चाहिए था? फर्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट है पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन के बेसिस पर हमें म्यूनिसिपलाइजेशन करना है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट है रेवेन्यू जनरेटेड पर एनम, कितनी रेवेन्यू उनको जनरेट हो रही है, इसके अकॉर्डिंग ही क्लासिफिकेशन किया जाएगा। परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल बॉडीज, उसकी इकोनॉमिक वर्थ कितनी है, यानी कि वो जो स्टेट है, वो जो लोकल बॉडी है, उसकी इकोनॉमिक वर्थ कितनी है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कितनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके बेसिस पर यहाँ क्लासिफिकेशन होते हैं। अब ये 3 टाइप्स ऑफ यूएलबीज क्या हैं जिनका क्लासिफिकेशन इन 5 बेसिस पर हुआ है? तो फर्स्ट है आपका म्यूनिसिपल, कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत। और इन तीनों का जो क्लासिफिकेशन है इंडिया में, वो पॉपुलेशन के बेसिस पर हुआ है। कैसे? कि अगर किसी भी एरिया की जो पॉपुलेशन है वो 5 लाख है, ठीक है, या फिर एवव है, 5 लाख है, 5 लाख से ज़्यादा है, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनेगा। अगर 1 से 5 लाख के बीच में है
तो म्यूनिसिपल काउंसिल होगा, और अगर बिलो 1 लाख है, 1 लाख से कम है, तो नगर पंचायत होगा। ठीक है, तो इंडिया में जो क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर 5 क्राइटेरिया तो बताए हैं, बट जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो पॉपुलेशन के बेसिस पर हुआ। फंक्शंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, क्या फंक्शंस हैं अर्बन लोकल बॉडीज के? इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू डिवाइड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कॉर्पोरेशन और अ म्यूनिसिपैलिटी इनटू 2 पार्ट्स। सो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के यहाँ पर जो वर्क्स हैं, फंक्शंस हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है यहाँ, डेलिबरेटिव और एग्जीक्यूटिव। डेलिबरेटिव फंक्शंस क्या होते हैं? द कॉर्पोरेशन काउंसिल और म्यूनिसिपल बोर्ड और काउंसिल consisting of the elected representatives of the people constitutes the deliberative part। तो ये जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में, जिनको कि लोग चूज करते हैं, वो सभी डेलिबरेटिव जो वर्क्स हैं उनको करेंगे। इट एक्ट्स लाइक अ लेजिस्लेचर, जैसे लेजिस्लेचर में लॉज बनाए जाते हैं, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, है ना, और डिबेट होती है, डिस्कशंस होते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो कौन होता है इसमें? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। इट कीप्स एन आई ऑन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ये नजर रखते हैं। ठीक है, जो IAS है, PCS है, जो भी एग्जीक्यूटिव्स है, ऑफिसर्स हैं, उन पर नजर रखेंगे। इट होल्ड्स द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल फॉर व्हाट इज डन एंड नॉट डन। तो ये जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो इनके प्रति अकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर चल रहा है। सेकंड है एग्जीक्यूटिव पार्ट। इसमें देखिए, इट लुक्ड आफ्टर बाय द म्यूनिसिपल ऑफिसर्स एंड अदर परमानेंट एम्प्लॉयज। जो म्यूनिसिपल ऑफिसर्स होते हैं, जो IAS रैंक के हो सकते हैं, PCS रैंक के हो सकते हैं, वो ये सारे वर्क करते हैं, वो इसको लुक आफ्टर करते हैं, एंड अदर परमानेंट जो एम्प्लॉयज हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर इज द एग्जीक्यूटिव है, और यहाँ पर, ठीक है, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो भी यहाँ पर डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ठीक है, इनको एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता है? म्यूनिसिपल कमिश्नर का होता है। ठीक है, ही इज एग्जीक्यूटिव हेड। इन म्यूनिसिपैलिटीज द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होल्ड्स अ सिमिलर पोजीशन एंड लुक्स आफ्टर द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी। गॉट इट? नेचर किस तरह का हो सकता है उन फंक्शंस का? कंपलसरी हो सकता है, डिस्क्रिशनरी हो सकता है। फर्स्ट है ऑब्लिगेटरी, यानी कंपलसरी। सो ऑब्लिगेटरी फंक्शंस आर दोज दैट द म्यूनिसिपल बॉडी मस्ट परफॉर्म, जो उनको करने ही होते हैं। सच फंक्शंस एज वाटर सप्लाई, और वाटर सप्लाई तो करना ही है, तो ये सारे जो कंपलसरी फंक्शंस हैं वो इसमें आएंगे। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, streets, bridges, subways, and other public works, street lighting, drainage and sewage, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। ओके, गार्बेज कलेक्शन एंड डिस्पोजल, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक्स, ये कुछ कंपलसरी जो काम है, ये नेचर ऑफ वर्क है, तो ये सब इसमें आएंगे। सम अदर ऑब्लिगेटरी फंक्शंस आर पब्लिक वैक्सीनेशन। अब आपने देखा ना कोरोना के टाइम पर जो वैक्सीनेशन हो रहे थे, है ना, इनोक्यूलेशन, मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज इंक्लूडिंग मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स, जो आपने देखा है ना कि बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, डेथ सर्टिफिकेट बनता है, ये सारी चीजें भी यही होती हैं। चेकिंग फूड एडल्ट्रेशन, रिमूवल ऑफ स्लम्स, supply of electricity, maintenance of cremation and burial grounds and town planning, ये सारी चीजें कंपलसरी वर्क्स हैं, कंपलसरी फंक्शंस हैं म्यूनिसिपैलिटीज के। अब बात करते हैं डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी फंक्शंस जो होते हैं ये डिपेंड करते हैं कि उनको कितना यहाँ फंड मिल रहा है। ठीक है, अब जितना फंड मिलता है लोकल बॉडीज को, उसी के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं यहाँ पर। The discretionary functions are those that a municipal body may take up if funds permit,
Some of the discretionary functions are construction and maintenance of rescue homes. ये discretionary function में आ जाएगा. Orphanage, housing for low income group, organizing public receptions, provision of treatment facilities, etc. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Types of urban local government. तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट, तो उन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर क्रिएटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिग सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता. तो जैसा कि मैंने बताया हैदराबाद, बेंगलोर एंड अदर्स. 5 लाख पॉपुलेशन हो या फिर इससे ज़्यादा हो तो क्या होगा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा. A municipal corporation has 3 authorities, namely the council, the standing committees and commissioner. ठीक है, ये 3 यहाँ पर authorities होती हैं. The council is headed by a mayor. Mayor होते हैं, he is assisted by deputy mayor. He is elected in a majority of the states for a 1-year renewable term. 1 साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है. The municipal commissioner is appointed by the state government and is generally a member of IS category. और जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है, जो अभी पहले भी हमने डिस्कस किया था, ये IS कैटेगरी के होते हैं. ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है. अब है म्यूनिसिपैलिटी. The municipalities are established for the administration of towns and smaller cities. They are known by various other names like municipal council, ठीक है, municipal committee, municipal board, borough municipality, city municipality and others. तो municipality को हम यहाँ पर municipal committee भी कर देते हैं. ठीक है, तो सिमिलर कुछ इसमें भी काम होते हैं जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में होते हैं. इसमें भी वही एक स्टैंडिंग कमेटी होती है और वही सेम इनके फंक्शंस रहते हैं. इन कंपोजिशन दे आर क्वाइट सिमिलर टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस एक्सेप्ट दैट हेड ऑफ काउंसिल इज कॉल्ड प्रेसिडेंट, चेयरमैन, एंड इन प्लेस ऑफ कमिश्नर दे हैव अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर. तो यहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमें एक म्यूनिसिपल कमिश्नर देखने के लिए मिल रहे थे. ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे तो एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमें देखने के लिए मिलते हैं. ठीक है, तो ये इसमें एक डिफरेंस है, बाकी चीज़ें जो हैं वो लगभग सिमिलर ही होती हैं दोनों में. नेक्स्ट है नोटिफाइड एरिया कमेटी, अधिसूचित क्षेत्र समिति. ठीक है, तो आप इसे चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं यहाँ. ठीक है, A notified area committee is created for the administration of 2 types of areas: a fast developing town due to industrialization, and a town which does not yet fulfill all the conditions necessary for the constitution of a municipality. Notified area committee का जो establishment है, ये 2 तरह के areas का administration देखने के लिए किया जाता है. तो पहला तो यही है कि जिनका बहुत जल्दी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है जिन एरियाज का, उसके लिए, एंड अ टाउन विच डज नॉट, जिनका अभी तक उन्होंने म्यूनिसिपैलिटी की जो नेसेसरी कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग वो नहीं बन पाए हैं, तो उनको देखता है ये. तो 2 तरह के एरियाज हैं जो अधिसूचित एरिया में आते हैं, नोटिफाइड एरिया में आते हैं. बट अनलाइक म्यूनिसिपैलिटी इट इज़ एन एंटायरली नॉमिनेटेड बॉडी. ये नॉमिनेटेड बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है. All the members of a notified area committee, including the chairman, are nominated by the state government. तो स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है. मैंने बताया था कि जो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो जितने भी रूल्स रेगुलेशन बनाना है, अपॉइंटमेंट करना है, वो स्टेट गवर्नमेंट ही करती है. टाउन एरिया कमेटी, इट इज सेट अप बाय अ सेपरेट एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्मॉल टाउन. इट इज सेमी म्यूनिसिपल अथॉरिटी. ठीक है, एंट्रस्टेड विद लिमिटेड नंबर ऑफ सिविक फंक्शंस. कुछ लिमिटेड जो काम है यहाँ पर वो इनको दिए जाते हैं, लाइक जो वाटर सप्लाई से रिलेटेड हो गया है ना,
या ड्रेनेज से रिलेटेड हो गया, या से रिलेटेड हो गया, ठीक है, लाइट्स जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उससे रिलेटेड हो गया। तो कुछ यहाँ पर सिविक फंक्शंस जो होते हैं ना वो इनको दिए जाते हैं। इट मे बी होली इलेक्टेड और होली नॉमिनेटेड, या तो पूरी तरह से इलेक्टेड हो सकती है टाउन एरिया कमेटी, या पूरी तरह से नॉमिनेटेड हो सकती है, और पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड एज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कैंटोनमेंट बोर्ड, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। इट इज एस्टेब्लिश्ड फॉर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सिविलियन पॉपुलेशन इन द कैंटोनमेंट एरियाज वेयर मिलिट्री फोर्सेस एंड ट्रूप्स आर परमानेंटली स्टेशन, जहाँ पर जो मिलिट्री फोर्सेस है या पुलिस ऑफिसर्स है, ये इस तरह के जो लोग वो रहते हैं, वो छावनी एरिया उसको कहते हैं। It is set up under the provision of the Cantonment Act 2006 by central government and works under Defense Ministry of Central Government. It is partly elected or partly nominated body having the military officers commanding the station as its ex officio president. Vice President is elected amongst by the elected members of board, and the executive officer of the Cantonment Board is appointed by the President of India. कैंटोनमेंट बोर्ड का जो प्रेसिडेंट और जो वाइस प्रेसिडेंट है, इन दोनों का जो टर्म है वो 3 इयर्स का होता है, ठीक है। और जो ये इलेक्टेड होते हैं, और जो नॉमिनेटेड पर्सन होते हैं यहाँ पर, उनका अनिश्चित होता है, ठीक है, उनका कोई भी टाइम पीरियड यहाँ पर निश्चित नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ। टाउनशिप, टाउनशिप क्या होता है कि कुछ जो लार्ज पब्लिक एंटरप्राइजेस होते हैं वो अपने स्टाफ के लिए, अपने वर्कर्स के लिए हाउसिंग कॉलोनीज बना देते हैं, वहीं पर उनका स्टाफ रहता है, सारी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की जाती हैं। इट इज नॉट एन इलेक्टेड बॉडी, कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं है ये, एंड ऑल मेंबर्स इंक्लूडिंग द टाउन एडमिनिस्ट्रेटर इज अपॉइंटेड बाय द एंटरप्राइज इटसेल्फ। तो टाउन एडमिनिस्ट्रेटर है जो उसकी देखभाल करता है, एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, वो उसको अपॉइंट करने का काम भी एंटरप्राइज का ही होता है। नेक्स्ट है पोर्ट ट्रस्ट। पोर्ट ट्रस्ट आर एस्टेब्लिश्ड इन द पोर्ट एरियाज लाइक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है, एंड सो ऑन फॉर 2 पर्पस। अभी 2 पर्पस क्या है यहाँ पर? टू मैनेज एंड प्रोटेक्ट द पोर्ट्स, जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, उनको मैनेज करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया जाता है। या फिर जो वहाँ के जो नागरिक हैं उनको सुविधाएं प्रदान करने के लिए, टू प्रोवाइड सिविक एमेनिटीज। इट इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इट कंसिस्ट्स ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स। इसका एक ऑफिशियल चेयरमैन भी होता है, ठीक है, और मोस्टली इनके जो वर्क्स होते हैं वो सिमिलर टू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। स्पेशल पर्पस एजेंसी, ये एक अलग तरह का स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है इसे। 7 जो बेसिक हमने लोकल बॉडीज पढ़े हैं वो अलग हैं, इसको स्पेशली बनाया जाता है। द स्टेट्स हैव सेट अप सर्टेन एजेंसीज टू अंडरटेक डेजिग्नेटेड एक्टिविटीज और स्पेसिफिक फंक्शंस दैट लिस्टिमेटली बिलोंग टू द डोमेन ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। इस तरह के जो स्पेशल पर्पस एजेंसी होती है ना, वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के साथ उनका लिंक होता है, म्यूनिसिपैलिटीज और अदर लोकल गवर्नमेंट्स के साथ। इन अदर वर्ड्स दीज आर फंक्शंस बेस्ड, नॉट एरियाज बेस्ड। तो कुछ स्पेशल फंक्शंस की वजह से इनको बनाया जाता है, सो दीज आर फंक्शंस बेस्ड। दे आर नोन एज सिंगल पर्पस, किसी एक सिंगल पर्पस के लिए भी बनाई जा सकती हैं, यूनिपर्पस और स्पेशल पर्पस, और फंक्शनल लोकल बॉडीज लाइक टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, हाउसिंग बोर्ड, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, ठीक है, तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। दे आर एस्टेब्लिश्ड एज स्टैट्यूटरी बॉडीज बाय एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और एज डिपार्टमेंट्स बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। दे फंक्शन एज एन ऑटोनोमस, एक स्वायत्त बॉडी के रूप में काम करते हैं ये, एंड आर नॉट सबॉर्डिनेट एजेंसीज टू लोकल म्यूनिसिपैलिटीज। किसी तरह की कोई सबॉर्डिनेट एजेंसी के रूप में काम नहीं करती है। तो गवर्नमेंट को अगर लगता है कि किसी एक सिंगल पर्पस के लिए कोई स्पेशल एजेंसी बनाई जानी चाहिए उस लोकल एरिया में, तो बनाई जा सकती है, अदरवाइज 7 जो लोकल बॉडीज हैं वो तो बेसिक होती ही हैं। सो आई होप सो आज की क्लास में अर्बन लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं।
सो अगर क्लास पसंद आई है, बेनिफिशियल लगी है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।